कल मैंने ध्वनि तरंग के कई गुण आपको पढ़ाए थे, जैसे आवृत्ति, आवृत काल, तरंग दैर्घ्य, आयाम, वेग, ये सारी चीजें बताई थी ना। आज एक और गुण लेते हैं ध्वनि तरंग का, इसे कहते हैं तारत्व। क्या कहते हैं? तारत्व। तारत्व इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है तारत्व? ध्वनि का वह अभिलक्षण जिससे ज्ञात होता है कि ध्वनि पतली है या मोटी, तारत्व कहलाता है। जैसे कहलाता, क्या कहलाता है वो? जैसे आप लड़का और लड़की की आवाज में अंतर पता लगा लेते हैं ना। लड़की की आवाज अधिकतर पतली होती है और लड़के की आवाज मोटी होती है। तो ये पतले और मोटे होने का जो गुण है, ये किसके कारण है? तारत्व के कारण। ठीक है। तो स्वर जितना पतला होता है वह उतने ही ऊंचे तारत्व का होता है। यानी कि जो लड़कियों की आवाज है उसका तारत्व कैसा है? अधिक ऊंचा। स्वर अगर पतला है तो इसका मतलब उसका तारत्व कैसा है? ऊंचा। ऊंचा तारत्व है। और स्वर अगर मोटा है तो उसका निम्न तारत्व होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आई। ठीक है। और जो निम्न तारत्व की जो ध्वनि होती है, जो निम्न तारत्व की ध्वनि होती है, उसकी जो आवृत्ति होती है वो कम होती है। ठीक है। आवृत्ति कैसी होती है उसकी? कम। और जो ऊंचा तारत्व होता है उसकी जो आवृत्ति होती है वो कैसी होती है? अधिक होती है। अब जैसे मच्छर की ध्वनि आपने सुनी होगी, पिंड पिंड करता है कान के पास, ऐसा कहते हैं। और शेर दहाड़ता है, तो किसका तारत्व ऊंचा है? मच्छर। इसकी आवाज मोटी है। किसकी आवाज मोटी है? शेर की। शेर की। तो शेर की आवाज में तारत्व कैसा है? कम है। उसकी आवाज मोटी है, यानी आवृत्ति कम है उसके स्वर में। मच्छर जो होता है उसकी आवाज पतली है, स्वर पतला है, उसका तारत्व ऊंचा है और आवृत्ति कैसी होगी? अधिक होगी। समझ में आई बात या नहीं है? इसके बाद एक और गुण हम बताते हैं आपको। ये बात मैंने वैसे बता भी दी है, लिखी भी है किताब में। दूसरे शब्दों में, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार महसूस करता है उसे तारत्व कहते हैं। किसी स्रोत का कंपन जितना शीघ्रता से होगा, जितना जल्दी जल्दी वो कंपन करेगा, उसकी आवृत्ति उतनी अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है। मैंने बता दिया। इसके बाद आता है आयाम। शायद आयाम तो मैंने आपको बता दिया है ना, आयाम बता चुका हूं। एक और है गुण प्रबलता। आपने देखा कुछ आवाज तेज होती है, कुछ आवाज धीमी होती है। जब आपका स्पीकर छोटा होता है धीमी आवाज देता है, स्पीकर आप बड़ा लगा देते हैं तो वो तेज आवाज देता है ना। तो पतली या तेज जो हमें सुनाई देती है, ध्वनि का वह अभिलक्षण जिसके आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई देती है, प्रबलता कहलाता है। जब कोई ध्वनि हमें धीमी सुनाई देती है तो प्रबलता कम होती है, जब तेज सुनाई देती है तो प्रबलता ज्यादा होती है। तो जब कोई ध्वनि धीमी है तो प्रबलता कम है, और जब तेज सुनाई देती है तो प्रबलता ज्यादा होती है। ये किस पर निर्भर करता है, प्रबलता कम या ज्यादा होना? ये आयाम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आयाम पर। आयाम पर। अगर प्रबलता कम है तो तरंगों का आयाम भी कम है। ठीक है, बात समझ में आई? यदि प्रबलता ध्वनि धीमी है, धीमी ध्वनि अच्छी लगती है सुनने में, तो उसका आयाम कैसा है? कम। ठीक है। तो धीमी जो ध्वनि होती है मृदु होती है, और यदि ध्वनि तरंगों के आयाम कम है, छोटे हैं, तो आयाम वहाँ जैसे तरंग चलती है इस तरीके से चलती है तरंग, ये आयाम होता है। ठीक है।
और अगर ये ध्वनि है तो यहाँ पर आयाम कैसा है? ज्यादा है। इसे आयाम कहते हैं जो जितना विस्थापित हुई है तरंग अपनी मध्यमान स्थिति से जितना विस्थापित हुई है उसे आयाम कहते हैं। तो आयाम जितना ज्यादा है, ये मोटी ध्वनि यानी तेज ध्वनि है और ये धीमी है। धीमी में आयाम कम होता है, धीमी या मधुर जो लगती है हमें सुनने में, और ये कर्कश कानों को तेज लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, इसमें आयाम ज्यादा होगा। ठीक बात है बच्चों। इसके बाद आता है एक और लक्षण, गुणता। क्या है? गुणता। गुणता, टिम्बर कहते हैं इंग्लिश में इसको, या फिर क्वालिटी कहते हैं। गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके द्वारा दो विभिन्न वाद्य यंत्रों की सहायता से उत्पन्न की गई समान आवृत्ति और समान तीव्रता की ध्वनि को अंतर करने में सहायता मिलती है। आप गाना सुनते हैं, गाने में एक साथ बहुत सारे यंत्र बजते हैं, लेकिन उनकी ध्वनि हमें अलग अलग समझ में आती है नहीं आती? कि ये बज रहा है, ढोलक बज रही है या हारमोनियम बज रहा है, पता लगता है ना जब कोई गाना चलता है। तो एक साथ जब आपने टीवी की आवाज़ खोली तो आवाज़ तो सेम है, जितनी तेज आनी है, लेकिन फिर भी जितने भी वाद्य यंत्र बज रहे होते हैं उन सबका हमें पता लग जाता है। तो वो किस गुण के कारण पता लगता है? गुणता के कारण। किसके कारण? गुणता। गुणता के कारण। ठीक है, तो मैंने बताया कि गुणता ही वो अभिलक्षण है जिसके द्वारा हम वाद्य यंत्रों से आने वाली ध्वनि में अंतर समझ पाते हैं। सुन रहे सही बच्चे ध्यान से? एकल आवृत्ति की ध्वनि टोन कहलाती है, अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि शोर कहलाती है। यह सुनने में सुखद होता है, शोर कानों को अच्छा नहीं लगता। टोन जो होता है अच्छा होता है, शोर अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो जो ध्वनि बेकार होती है उसकी जो आवृत्ति होती है उल्टी सीधी होती है। ठीक है ना? लेकिन जो ध्वनि अच्छी लगती है, जो शोर नहीं होता, उसकी आवृत्ति निश्चित होती है। ये समझ लीजिए आप एक तरीके से। ठीक है ना? शोर और मधुर ध्वनि में भी अंतर है। बाकी तो मैं काफी बातें आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो ध्वनि है, जो उसका वेग है, क्या वो हर जगह समान है? निर्वात में, वायु में, पानी में, लोहे में, क्या वो हर जगह समान वेग से चलती है? नहीं। जैसे जैसे माध्यम बदलता है वैसे वैसे ध्वनि की चाल भी बदल जाती है। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। ध्वनि की संचरण के लिए ऐसा माध्यम उपयोगी है जिसमें प्रत्यास्थता, जो आसानी से क्या कर सके, हिल सके। ठीक है ना? प्रत्यास्थता जिसमें हो, जो सतत रूप से फैला हुआ हो, एक समान रूप से फैला हुआ हो। इसका मतलब यह है कि माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर करती है, कितना गाढ़ा है माध्यम या कितना पतला है। ठीक है, इस प्रकार कोई माध्यम जितना अधिक प्रत्यास्थ होगा ध्वनि की चाल उतनी ही तेज होगी, और घनत्व अगर कम है तो चाल तेज होगी, घनत्व ज्यादा है तो चाल कम होगी। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर भी निर्भर करती है। जब हम ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाते हैं तो ध्वनि की चाल कम होती है। ध्वनि की चाल ठोस में जाता है क्योंकि उसका ताप कम है। गैस में ध्वनि की चाल कैसी है? कम होती है, ठोस में ज़्यादा है। ठोस माध्यम में ध्वनि तेजी से बहेगी। तो किसी भी माध्यम में ताप में वृद्धि करने पर ध्वनि की चाल में वृद्धि होती है। जैसे ताप बढ़ेगा ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। कैमरा
ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर तो 331 भाई कैमरा घुमा दो। मीटर प्रति सेकंड है, और 22 डिग्री सेल्सियस पर 344 ताप बढ़ेगा वायु में, तो चाल भी बढ़ेगी। ठीक है। तो आपकी किताब में टेबल बनी हुई है, अलग अलग माध्यम से ध्वनि की चाल दी हुई है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास में आप इतनी ही बातें अच्छे से पढ़ें, और जो पीछे की बातें मैंने पढ़ाई है, वीडियो में भेजा है, उसको भी आप अच्छे से बार बार देखते रहें, ताकि पीछे वाली बातों पर, क्योंकि आगे वाली बातें चलती हैं, उनको आप अच्छे से समझ सकें। तो आज की क्लास में बस इतना।